नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा बीजेपी में हुई बड़ी उथल-पुथल की, कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची की। बात करेंगे सीएए पर फंसी मोदी सरकार की, चुनाव बॉन्ड पर एसबीआई के जवाब की, जानेंगे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कैसे फंसी मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी पर लगाए आरोप, कहा आगामी लोकसभा चुनावों के कारण खोखले वादे करते हैं पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोली दोनों इलेक्शन अलग अलग हुए तो बिगड़ जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के प्रकरण को किया खारिज, भाजपा और आरएसएस पर विवादित टिप्पणी को लगे थे आरोप। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 165 अंकों की तेजी के साथ 73,667 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, 3 अंकों की तेजी के साथ 22,335 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले हरियाणा में बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार गिर गई। सीएम खट्टर ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई तो उसमें जमकर हंगामा हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज नाराज हो गए। इसी बीच उनकी नाराजगी के बीच में ही विधायक दल में पर्ची खोल दी गई और सीएम पद का ऐलान हो गया। तो क्या रहा हरियाणा में आज, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में महासंग्राम छिड़ गया है। अचानक ही हरियाणा के मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर सामने आया है। हरियाणा में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मतभेद के चलते बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद हरियाणा की सियासत में बड़ा बदलाव सामने आया है। खट्टर के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें भाजपा सांसद नायाब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया और सैनी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। बीजेपी ने जेजेपी के बिना बहुमत समर्थन का दावा किया। बीजेपी ने विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा, जिसके बाद नायाब सिंह सैनी को राज्यपाल ने हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। उनके साथ ही कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। ये पांचों खट्टर कैबिनेट में भी मौजूद थे, जबकि हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। वे नायाब सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर नाराज होकर मीटिंग छोड़कर चले गए। विज के साथ आधा दर्जन विधायकों का भी समर्थन माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नायाब सैनी की सरकार बचा हुआ कार्यकाल पूरा कर पाएगी। नायाब सैनी सीएम बन गए, लेकिन पार्टी में बगावत हो गई। बीजेपी को अपनों ने परेशान कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव की तैयारियों को लेकर आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं, तो किसको कहां से मिला है टिकट, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया है। इसमें 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से, तो राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर से टिकट दिया गया है। तो वहीं असम के जोरहाट से पार्टी ने गौरव गोगोई को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने दूसरी सूची में असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के नामों की घोषणा की है। आज जारी की गई दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवार राजस्थान से हैं। चूरू की टिकट भाजपा के पूर्व सांसद राहुल कसवा को दी गई है। इसी कड़ी में बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, जोधपुर से कारण सिंह उचियारडा, जालोर सिरोही से वैभव गहलोत, अलवर से ललित यादव, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश चंद्र मीणा, भरतपुर से संजना जाटव, चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना और उदयपुर से ताराचंद मीणा के नामों का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश की सीधी सीट से कमलेश्वर पटेल, गणेश गोदियाल को पौड़ी गढ़वाल से और अहमदाबाद पूर्व से गौरव गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। इस सूची में पार्टी ने 10 सामान्य श्रेणी, 13 ओबीसी तथा 10 एससी, 9 एसटी, 1 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। लिस्ट में शामिल 76.7% उम्मीदवारों की उम्र 60 साल से कम है।
इससे पहले पार्टी की पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया गया था। इस तरह कांग्रेस अब तक 82 नामों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने अब तक 82 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और जल्द ही बची सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। कांग्रेस बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों का चयन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को इस समय हर चीज में जल्दबाजी दिखाई दे रही है। पहली लिस्ट जारी की तो जल्दबाजी में उम्मीदवारों से ही नहीं पूछ पाई कि वो चुनाव लड़ने को तैयार भी है या नहीं, इसीलिए टिकट वापस हो रहे हैं। और अब जल्दबाजी में CAA को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसे लेकर अब पूरे देश में इसका जमकर विरोध हो रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि यह कानून मुस्लिमों से भेदभाव करता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए था। IUML ने CAA को असंवैधानिक करार दिया और कोर्ट से इस पर स्टे देने की मांग की गई। दरअसल विवादों में रहे CAA कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जा सकेगी और अब ये काम शुरू भी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले इसके ऐलान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसके कारण परिसर में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की अगुवाई में छात्रों ने मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस से संबंध भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने भी CAA लागू किए जाने का विरोध किया। इस बीच असम में भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। असम के सोनितपुर जिले में कानून व्यवस्था से जुड़ी संवेदनशील स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और 30 संगठनों ने अलग अलग जिलों में CAA की प्रतियां फूंकी। इससे पहले सोमवार को भी गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपुर, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने CAA की प्रतियां फूंकी गयी। 16 पक्षीय संयुक्त विपक्षी मंच पहले ही राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान कर चुका है। इस बीच पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने बंगाल में CAA लागू नहीं करने देंगी। CAA का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब एक बार फिर सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। वो क्या फैसला करेगा? वैसे कोर्ट के फैसले से अब जनता को इस बात की जानकारी तो मिल जाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किसने किस दल को चंदा दिया। आज SBI के इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरी लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपनी थी। सोमवार को CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने SBI को जमकर फटकार लगाई थी। साफ कर दिया था कि कोर्ट की अवमानना का मामला हम आप पर नहीं चला रहे हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 दिन का समय है। अगर चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी 12 मार्च तक नहीं दी तो अवमानना का मामला भी चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से पहले SBI 2 से 3 सप्ताह का समय मांग रहा था, लेकिन कोर्ट के सख्त तेवर के बाद उसने घुटने टेक दिए। SBI ने लगभग 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा शाम 5:30 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंप दिया है। चुनाव आयोग को इस डेटा को 15 मार्च शाम 5:30 बजे तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है। यानी अगले कुछ ही घंटों के अंदर देशवासियों को पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने किस दल को कितना पैसा दिया है और बदले में उसको अगर कोई फायदा मिला है तो इसकी जानकारी भी सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब SBI के पास डेटा तैयार था और सिर्फ लिफाफा चुनाव आयोग को सौंपना था, तो SBI क्यों इसके लिए तैयार नहीं था? वो किसे बचाने की कोशिश कर रहा था? वैसे आज या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निगाह रही या फिर कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर याचिका दायर की गई। 14 मार्च को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल की बैठक होनी है। 2 चुनाव आयुक्तों का चुनाव होना है, लेकिन इस बैठक से पहले ही ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन पहले आए केंद्रीय चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे ने सियासी हड़कंप मचा दिया है। विपक्ष चुनाव की पारदर्शिता पर पहले से ही सवाल उठा रहा था। विपक्ष का आरोप था कि मोदी राज में चुनाव आयोग अपनी कार्यप्रणाली में स्वतंत्र नहीं है और इस इस्तीफे ने इन सभी आरोपों पर मुहर लगा दी है। अब चुनाव के पहले केंद्रीय चुनाव आयोग के दोनों रिक्त पदों को भरने के लिए
सरकार ने 15 मार्च की बैठक बुलाई है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष समेत सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इस नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। दरअसल वो विरोध इस नियुक्ति का नहीं बल्कि नियुक्ति की प्रक्रिया का कर रहे हैं। नए कानून के मुताबिक अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए 3 मेंबर की कमेटी फैसला लेगी, जिसमें पीएम मोदी, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और एक और केंद्रीय मंत्री सम्मिलित होंगे। मतलब अगला चुनाव आयुक्त सरकार की पसंद से नियुक्त किया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें पीएम मोदी, सीजेआई और विपक्ष के नेता शामिल थे। चयन समिति से सीजेआई को हटाने के नए चुनाव आयुक्तों के कानून के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि इस कानून को चुनौती देने वाली एक याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और बीते दिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भी सरकार को इस नियुक्ति से रोकने के लिए याचिका दाखिल की है। चुनाव आयोग के इस इस्तीफे को लेकर आयुक्तों की नियुक्ति तक के मामले ने आगामी लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आने वाला वक्त बताएगा। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल की बैठक हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा जरूर अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचती जा रही है। यात्रा अब महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। 17 तारीख को मुंबई में इसे समाप्त होना है। तो आज यात्रा के दौरान क्या कहा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 59वां दिन है। 64 दिन तक चलने वाली ये यात्रा ने आज अपने अंतिम राज्य में प्रवेश किया है। ब्रेक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार से आज इस यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के दौरान आदिवासी न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने बीजेपी के अत्याचारों से पीड़ित जनता के लिए आवाज उठाई। आदिवासी और वनवासी शब्द में फर्क आप लोग जानते हैं। आदिवासियों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल ने कहा कि आदिवासी हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं। आदिवासी शब्द के साथ जल, जंगल, जमीन का अधिकार जुड़ा है, जबकि वनवासी शब्द में कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हम आपको आदिवासी और बीजेपी आपको वनवासी कहती है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने कांग्रेस के शासन में आदिवासी न्याय दिलाने की बात कही है। उन्होंने 5 न्याय की बात कही। पहला, सुशासन। वन अधिकार अधिनियम FRA के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। एक स्पेशल बजट रखा जाएगा और विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। सुधार। कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को वापस लेगी। सुरक्षा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिन बस्तियों में अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा है, उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। स्वशासन। कांग्रेस पेसा के अनुसार राज्यों में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार की स्थापना हो सके। और स्वाभिमान। कांग्रेस पार्टी MSP का अधिकार कानून लाएगी, जिसमें लघु वन उपज MFP को भी कवर किया जाएगा। महाराष्ट्र के नंदुरबार को कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। कांग्रेस ने कई बार अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहाँ से की है और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी न्याय यात्रा का परचम बुलंद करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए यहाँ न्याय यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। कल यानी 13 मार्च को यात्रा धुले पहुँचेगी। यात्रा की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि धुले में कांग्रेस सांसद महिला सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वो नारी न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी की गारंटी का ऐलान करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ उसके अपने सहयोगियों के बीच चल रहे विवादों ने बीजेपी की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। खास तौर पर सीट बंटवारे के चलते बिहार एनडीए पूरी तरह से बिखरने की स्थिति में पहुंच गया है। बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बीते कुछ वक्त से बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज है। बिहार में हर सहयोगी दल बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की मांग कर रहा है, जिस वजह से बीजेपी के लिए बंटवारा मुश्किल होता जा रहा है। एलजेपी-आर प्रमुख चिराग पासवान और आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस को लेकर सीट शेयरिंग पर पेच पहले से ही फंसा हुआ है, जिस पर बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला था, लेकिन पशुपति के बयान ने मामले में सरगर्मी बढ़ा दी है। पशुपति ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अपना बयान देते हुए कहा कि अब एक होना संभव नहीं। उनके इस बयान के अहम मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल आज बीजेपी ने पशुपति से संपर्क कर चिराग और पशुपति के बीच सुलह करने की कोशिश की। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने
पशुपति से मुलाकात कर आरएलजेपी और एलजेपीआर को एक साथ आने का प्रस्ताव पेश किया। सीट शेयरिंग पर बात की। इस पर पशुपति ने हाजीपुर सीट पर दावा करते हुए एलजेपीआर के साथ आने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के लिए सीट बंटवारा अब टेढ़ी खीर साबित होने लगा है। आपको बता दें कि चिराग एलजेपी के लिए 6 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि 6 सीटों में से कम 2 सीट चिराग पशुपति को दे। लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच बात नहीं बन पा रही है। चिराग ने तो ये तक साफ कह दिया है कि उनका गठबंधन किसी दल से नहीं है, जिसके बाद बीजेपी के लिए चिराग को गठबंधन में रखना भी कठिन साबित होता नजर आ रहा है। और बुलेटिन के आखिरी में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। पीएम मोदी का एक प्रयोग अगर एक जगह पर सफल हो जाता है तो फिर उसे वो दूसरी जगहों पर भी लागू करते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, गुजरात हो। इस तरह के कई सारे उदाहरण हैं जहां पर उनको लगा कि एक सीएम कामयाब नहीं हो रहा है तो वो सीएम को बदल देते हैं। खास तौर से ये सब चुनाव के एकदम पहले होता है। अभी उन्होंने हरियाणा के सीएम को भी बदल दिया है। लगता है पीएम मोदी को मोदी की गारंटी पर भी भरोसा नहीं है। अब देखना यह है कि उनका ये चेंज क्या उनके लिए गेम चेंजर होगा या विपक्ष के लिए एक वरदान साबित